अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं क्षेत्राधिकार। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार का अध्ययन इस अंक के अंतर्गत करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान ने की है और उसके अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना कांग्रेस ने की है। वस्तुतः संविधान ने संपूर्ण संघीय शासन के एक अभिन्न अंग संघीय न्यायपालिका के रूप में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को अनिवार्य माना है और अन्य संघीय न्यायालयों की स्थापना के विषय को कांग्रेस की इच्छा पर छोड़ दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बदलती रही है। प्रारंभ में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 5 अन्य न्यायाधीश थे, किंतु कांग्रेस ने इस संस्था में अनेक बार परिवर्तन किए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 8 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस पर सीनेट की स्वीकृति ली जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति वकालत पेशे से की जाती है, अर्थात जो व्यक्ति पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय में वकील रहे हों उन्हें ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सीनेट के अनुसमर्थन से की जाती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीश आजीवन काल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और वे स्वेच्छा से भी पद त्याग सकते हैं या उन्हें महाभियोग की कार्रवाई द्वारा ही हटाया जाता है। किसी न्यायाधीश के सदाचार से गिरने पर अर्थात संविधान के विरुद्ध आचरण करने पर प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाती है। ये प्रक्रिया है महाभियोग की कि प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाती है। इसके बाद यदि सीनेट 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दे तो संबंधित न्यायाधीश को त्यागपत्र देना होता है। स्वेच्छा से ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो स्वेच्छा से परित्याग करने वाले प्रत्येक न्यायाधीश को आजीवन पूरा वेतन मिलता है। अब है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन अक्टूबर से जून तक चलता है। अभियोग मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार को सुने जाते हैं। शनिवार को न्यायाधीश अभियोग पर विचार करते हैं तथा निर्णय बहुमत से लिया जाता है। निर्णय सोमवार को सुनाए जाते हैं। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि मुख्य न्यायाधीश अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और वही निर्णय सुनता है। किसी विवाद की सुनवाई तथा उसके निर्णय करने के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति जरूरी है। अब है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं कार्य। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निम्न क्षेत्राधिकार हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
निम्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला, राजदूतों, वाणिज्य दूतों एवं सचिवों, जिन्हें मंत्री बोला जाता है अमेरिका में, से संबंधित विवाद। यदि राजदूतों, वाणिज्य दूतों और मंत्रियों से संबंधित कोई विवाद है तो सीधा ही सर्वोच्च न्यायालय में रखा जाएगा। दूसरा, अमेरिकी संघ के राज्यों के आपसी विवाद। अमेरिकी संघात्मक शासन प्रणाली में यदि दो राज्यों के आपसी विवाद या दो से अधिक राज्यों के आपसी विवाद या संघ एवं राज्य के विवाद, ये सीधे ही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रखे जाते हैं। तीसरा है अमेरिकी संघ व उसके इकाई राज्यों के आपसी विवाद, अर्थात संघ की सरकार और राज्यों की सरकार के मध्य कोई विवाद। ये ऐसे विवाद हैं जो सीधे ही प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य यह है कि वो विवाद जो किसी अन्य न्यायालय से में न रखे जाके सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में रखे जाते हैं। तो ऐसे विवाद जिनमें राजदूतों, वाणिज्य दूतों, मंत्रियों से संबंधित विवाद, अमेरिकी संघ के दो या दो से अधिक राज्यों के आपसी विवाद, अमेरिकी संघ या राज्यों के आपसी विवाद, ये सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के सीधे रखे जाते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। पहला है अपीलीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य वो क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का वो क्षेत्राधिकार जिन विवादों में अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यद्यपि उनकी सुनवाई तो निम्न न्यायालय में होती है, लेकिन उनकी सुनवाई अंत में अपीलीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रकार के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनी जाती हैं। पहला, राज्यों के उच्चतम न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील। इसके अंतर्गत किसी राज्य का उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय में किसी संघीय कानून या संधि को संविधान के विरुद्ध घोषित कर दे अथवा उसे रद्द कर दे। यदि किसी राज्य का उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय में किसी संघीय कानून अर्थात केंद्रीय कानून या संधि को संविधान के विरुद्ध घोषित कर रहा है तो अथवा उसे रद्द करता है, तो ऐसे मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रखे जाएंगे। दूसरा है अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें। किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी संघीय कानून या संधि को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया हो। दूसरा, जब अधीनस्थ न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे किंतु राज्य का उच्चतम न्यायालय उसे संवैधानिक मानता हो। ऐसे विवाद जिन्हें राज्य का अधीनस्थ न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर रहा है और उसी राज्य का उच्चतम न्यायालय उसे संवैधानिक घोषित कर रहा है, तो ऐसे विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का कार्य सौंपा गया है और अपनी इस शक्ति के आधार पर उसने न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इस न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का अध्ययन हम इससे पहले के अंक में कर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है और संविधान की रक्षा एवं व्याख्या का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय भी अर्थात वहाँ की न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। इसी अधिकार की आड़ में वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य यह है कि यदि वहाँ की कांग्रेस कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान की मूल आत्मा के विपरीत है
चूँकि सर्वोच्च न्यायालय को की संविधान की व्याख्या रक्षा का दायित्व है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित कर देता है। और ये 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग किया। चौथा है संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर देता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यदि कोई कानून ऐसा बनाया गया है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला है प्रशासकीय अधिकार। संघीय न्यायालय संघीय न्यायपालिका से संबंधित प्रशासकीय कार्य करता है। वह न्यायपालिका के रिकॉर्ड रखने तथा प्रकाशित करने के बारे में उचित प्रबंध करता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रशासकीय कर्मचारियों, लिपिकों, चपरासियों आदि की नियुक्ति करता है। इस प्रकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार का अध्ययन हमने किया। धन्यवाद।